हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिसिपल्स ऑफ फिजिक्स मैन। मैं सौरभ चौधरी आपके लिए लेकर आया हूं भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिन्हें हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम चलते हैं आज के अपने पहले टॉपिक पर, और वो टॉपिक है आवेश। आज हम बात करेंगे आवेश के बारे में, क्या होता है आवेश, कैसे काम करता है, इन सभी के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आवेश। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आवेश क्या होता है, आवेश की डेफिनेशन क्या होती है। तो सुनिए मेरे प्यारे दोस्तों कि आवेश किसी वस्तु का, आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है, वह गुण होता है जिसके कारण वह वस्तु दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है अथवा आकर्षित करने का प्रयत्न करती है। तो क्या होता है आवेश? आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तु दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। यदि अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है, अट्रैक्ट करने में असमर्थ है, तो वह दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का ट्राई करेगी, प्रयत्न करेगी। क्लियर? तो देखिए हम बात करते हैं आवेश कहां से बना, आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन से वैज्ञानिकों ने आवेश के बारे में बताया, इनकी क्या भूमिका रही। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं वैज्ञानिक थेल्स की। तो बात कुछ 2600 वर्ष पहले की है। कब की है? 2600 वर्ष पहले, मतलब 2022 चल रही है मित्रों। इसका मतलब लगभग 600 ईसा पूर्व एक वैज्ञानिक हुए थे थेल्स नाम के। क्या नाम था वैज्ञानिक का? थेल्स। तो वैज्ञानिक थेल्स ने बताया कि जब वैज्ञानिक थेल्स ने प्रैक्टिकल किया, एक वस्तु थी अंबर नाम की। क्या नाम था वस्तु का? अंबर। जब वैज्ञानिक थेल्स ने उस अंबर नाम की वस्तु को ऊन से रगड़ा, किससे रगड़ा? ऊन से। तो थेल्स ने पाया कि अंबर नाम की वस्तु में छोटे छोटे पार्टिकल्स, जैसे कागज है आपका, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े, बुरादे, इनको अट्रैक्ट करने के गुण आ गए। थेल्स ने क्या महसूस किया कि जब थेल्स ने अंबर नाम की वस्तु को ऊन से रगड़ा, तो थेल्स ने पाया कि इसमें इन छोटी छोटी वस्तुओं को अपने अंदर अट्रैक्ट करने के गुण आ गए। तो वैज्ञानिक ने सोचा ये क्या चीज है। तो वैज्ञानिक थेल्स ने बस इतना बताया कि जब ये अंबर और ऊन रगड़ी जाती है तो इनमें दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के गुण आ जाते हैं। इससे बहुत समय बाद तक इस बात पर कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन 1600 ईस्वी में, कब? 1600 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था गिलबर्ट। क्या नाम था वैज्ञानिक का? गिलबर्ट। सर गिलबर्ट ने क्या बताया? गिलबर्ट ने बताया कि ये जो घटना थेल्स ने बताई थी अंबर नाम की वस्तु को ऊन से रगड़ने की, ये केवल अंबर को ऊन से रगड़ने पर ही उत्पन्न नहीं होती, बल्कि आप किन्हीं भी दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ो, वहां पर एक ऐसे गुण की, उस वस्तु के ऐसे गुण की उत्पत्ति होती है जिसे इन वैज्ञानिकों ने आवेश नाम दिया। क्या नाम दिया? आवेश। वैज्ञानिक गिलबर्ट ने बताया कि आप अंबर नाम की वस्तु को ही नहीं, आप कांच को रेशम के कपड़े से रगड़ो, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ो, फिनाइलिन से रगड़ो, फिर भी क्या होता है? फिर भी आवेश की उत्पत्ति होती है। गिलबर्ट ने क्या बताया? गिलबर्ट ने बताया कि आप कांच की छड़ को
किससे रगड़ो? रेशम से। फिर भी क्या होगा? फिर भी इन दोनों में दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण आ जाते हैं। इससे पता चलता है कि ये जो घटना है ये मुख्यतः अधिकतर वस्तुओं में पाई जाती है। इसी गुण को आवेश कहा गया। दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को क्या कहा गया? आवेश। डेफिनेशन से आपको क्लियर हो रहा होगा कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तु दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। क्या करती है? आकर्षित। यदि कर पाती है तो, यदि आकर्षित नहीं कर पाती तो आकर्षित करने का प्रयत्न करती है। यदि आकर्षित नहीं कर पाती तो क्या करती है? आकर्षित करने का प्रयत्न करती है। इससे पता चलता है कि आवेश एक वस्तु का गुण है। आवेश एक वस्तु का मूलभूत गुणधर्म है जो वस्तु के जन्म से, अर्थात जिस समय से वस्तु की उत्पत्ति हुई है तभी से उस वस्तु में विद्यमान है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आवेश। और जो वस्तु आवेश ग्रहण कर लेती हैं उन्हें आवेशित वस्तुएं कहते हैं। कौन सी वस्तु कहते हैं? आवेशित। और उन्हें विद्युतमय भी कहते हैं। और इस अद्भुत गुण को ही विद्युत कहते हैं। इस अद्भुत गुण को, दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को ही क्या कहते हैं? विद्युत। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं। तो हमने बात की वैज्ञानिक थेल्स की और वैज्ञानिक गिलबर्ट की। क्या आपको पता है जो वस्तु वैज्ञानिक थेल्स ने इस्तेमाल की थी जिसका नाम अंबर था, उसको ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं? अंबर नाम की वस्तु को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। ELECTRON। और इस अंबर नाम की वस्तु इलेक्ट्रॉन के नाम पर ही इसका नाम पड़ा था इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? जिसे हिंदी में विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत। इसके बाद जब गिलबर्ट ने अपनी थ्योरी दी तो इसके बाद 1646 ईस्वी में, कब? 1646 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुए थे थॉमस ब्राउन। क्या नाम था वैज्ञानिक का? थॉमस ब्राउन। थॉमस ब्राउन ने क्या कहा? थॉमस ब्राउन ने कहा कि विद्युत वह अज्ञात शक्ति है, वह अज्ञात शक्ति है जिसके कारण वस्तु में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने के गुण आ जाते हैं। ये बात किसने कही? ये बात कही थी सन 1646 ईस्वी में थॉमस ब्राउन ने। क्या कहा था उन्होंने? कि विद्युत वह अज्ञात शक्ति है जिसके कारण वस्तु में हल्की वस्तुएं कोई सी भी हो सकती हैं। जैसे आप एग्जांपल के लिए ले लो, कागज है, कागज के छोटे छोटे टुकड़े, या लकड़ी का बुरादा आता है, बुरादा या लकड़ी का बुरादा, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन्हें आकर्षित करने की क्या आ जाती है? शक्ति आ जाती है। इस गुण को ही, अद्भुत गुण को ही क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। ये बात किसने डिफाइन की थी? ये बात वैज्ञानिक थॉमस ब्राउन ने कब? 1646 ईस्वी में हमें बताई। क्लियर? ठीक है सर। इसके बाद हम बात करते हैं आवेश के गुण, कि आवेश की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, आवेश किस प्रकार से कार्य करता है। तो चलिए बात करते हैं आवेश के गुण। बात करते हैं आवेश के गुण। आवेश के क्या गुण होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है आवेश की? कि आवेश वस्तु का मूलभूत गुणधर्म है। आवेश वस्तु का मूलभूत गुणधर्म है। मूलभूत गुणधर्म क्या होता है? मूलभूत गुणधर्म होता है ऐसा टैलेंट जो किसी में बाय बर्थ आता है, अर्थात
वस्तु की उत्पत्ति के समय से ही जो गुण किसी वस्तु में विद्यमान रहते हैं उन्हें कहते हैं मूलभूत गुणधर्म। तो आवेश कैसा गुणधर्म है? आवेश किसी वस्तु का मूलभूत गुणधर्म है। क्लियर? ठीक है सर। नंबर 2, आवेश किस प्रकार उत्पन्न होता है? तो आवेश घर्षण के कारण भी उत्पन्न होता है। आवेश घर्षण के कारण भी उत्पन्न होता है। सर कैसे होता है? तो मानिए, सुनिए, इसके पीछे एक इलेक्ट्रॉन की थ्योरी आई थी, मुक्त परमाणु मॉडल। कौन सा मॉडल आया था? मुक्त परमाणु मॉडल। उसमें क्या बताया गया? उसमें जैसे कि बेसिक चीजों के लिए आपको लेकर के हम चले, तो परमाणु मॉडल के बारे में देखिए। मान लीजिए ये एक परमाणु है, ये का एक परमाणु, इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटम। ये एक परमाणु है। अब आपको पता है परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं। तो मानिए ये परमाणु का नाभिक है। क्या है? नाभिक। नाभिक की कोटि क्या होती है? नाभिक 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का होता है। मतलब 10⁻15 मीटर का मतलब 1 फर्मी। 1 फर्मी में कितने मीटर होते हैं? 1 फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर होते हैं। क्लियर? ठीक है सर। अब नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में कौन रहते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और सर इलेक्ट्रॉन क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्रण करते हैं। सर पता कैसे चलता है कौन सा इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में चक्रण कर रहा है? तो वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक द्वारा सशक्त बंधों से बंधे हुए होते हैं, सशक्त बंध का मतलब बहुत ही टाइट बॉन्ड के साथ, तो वो नाभिक के सबसे पास वाली कक्षा में चक्कर करेंगे। जिनका बंध कमजोर होता है वो नाभिक से उतनी ही दूर चक्रण करते हैं, अर्थात वो अपनी ऊर्जा के अकॉर्डिंग नाभिक के चारों ओर चक्रण करते हैं। क्लियर? ठीक है सर। आगे चलते हैं। अब नाभिक के द्रव्यमान परमाणु के द्रव्यमान के लिए कौन उत्तरदायी होता है? सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनका जो योग होता है यही परमाणु का द्रव्यमान होता है। और परमाणु क्रमांक? सर परमाणु क्रमांक के लिए तो केवल प्रोटॉन ही उत्तरदायी होता है। क्लियर? सर इलेक्ट्रॉन क्या काम करते हैं? सर इलेक्ट्रॉन का काम होता है कि परमाणु को उदासीन रखना। कैसे? कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब प्रोटॉन पे तो धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। यदि इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो परमाणु उदासीन नहीं होता। कैसा हो जाता? धनावेशित हो जाता। क्लियर? ठीक है सर। तो फिर सर परमाणु मॉडल में आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई? कि जैसे सुनिए, जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाली कक्षा में चक्रण करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाली कक्षा में चक्रण करते हैं, उनकी परमाणु को छोड़कर जाने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। जैसे ही इन्हें थोड़ी सी ऊर्जा मिलती है, जैसे ही इन्हें बाहर से हम थोड़ी सी एनर्जी दे देते हैं, ऊर्जा दे देते हैं, ये परमाणु को त्याग कर परमाणु से बाहर निकल जाते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर निकलते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को कह दिया जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कह दिया जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं इन्हें? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इन पर जो आवेश उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इन जैसे ही परमाणु को छोड़कर निकलते हैं, इन पर जो आवेश होता है, इस आवेश को एक स्पेसिफिक नाम दे दिया जाता है जिसे मूल आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल आवेश। और उसका मान कितना होता है? मूल आवेश को स्मॉल ई से डिनोट करते हैं और उसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
कूलाम। क्लियर? ठीक है सर। तो ये था आपका परमाणु का इलेक्ट्रॉन मॉडल, जिससे क्या पता चली कि आवेश की उत्पत्ति कहां से हुई। अब दूसरी बात आती है कि आपने लिखाया आवेश घर्षण के कारण भी उत्पन्न होता है। तो बताइए सर, आवेश घर्षण के कारण कैसे उत्पन्न होता है? तो सुनिए, जैसे वैज्ञानिक गिलबर्ट ने बताया था। किसने बताया था? गिलबर्ट। कब? 1600 ईस्वी में। वैज्ञानिक गिलबर्ट ने क्या कहा था? वैज्ञानिक गिलबर्ट ने बताया था कि जब हम एक कांच की छड़ को, किसको? एक कांच की छड़ को किससे रगड़ते हैं? एक रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। जब हम एक कांच की छड़ को एक रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो आवेश उत्पन्न होता है। सर आवेश उत्पन्न कैसे होता है? तो सुनिए, मान लीजिए कि जब ये सेपरेट रखे हुए थे तो इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन थे और इसके पास भी कितने थे? 20 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? जब ये फ्रीली रखे हुए थे, जैसे एक तरफ कांच की छड़ रखी हुई है, दूसरी तरफ रेशम का कपड़ा रखा हुआ है, तो मान लिया इन दोनों के पास 20-20 इलेक्ट्रॉन थे। अब जैसे ही मैंने इन दोनों को एक दूसरे से रगड़ा, तो रगड़ने के बाद क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पर स्थानांतरित हो जाते हैं। रगड़ने के बाद क्या होता है? कुछ इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पर स्थानांतरित हो जाते हैं। क्लियर? तो मान लेते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पर स्थानांतरित हो गए। अब कांच की छड़ पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे? कांच की छड़ पर 15 इलेक्ट्रॉन बचे। और रेशम के कपड़े पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? और रेशम के कपड़े पर 25 इलेक्ट्रॉन, 25 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसका मतलब सर देखो, पहले ये दोनों के पास बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जैसे ही हमने इन्हें एक दूसरे से घर्षण किया, रगड़ा, तो इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पर स्थानांतरित हो गए। अर्थात यदि आप फोकस कर पा रहे हो तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज, जो कांच की छड़ से कम हुआ है। पहले 20 था, कितना हुआ? 15। नेगेटिव चार्ज कम हुआ, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ा। अर्थात कांच की छड़ धनावेशित हो गई। कैसी हो गई? धनावेशित। और रेशम के कपड़े पर ऋणात्मकता अर्थात नेगेटिव चार्ज बढ़ा। इसका मतलब जो रेशम का कपड़ा है वो ऋणावेशित हो गया। कैसा हो गया? ऋणावेशित। इस प्रकार से आवेश को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। कौन कौन सा? एक धनावेशित और एक ऋणावेशित। तो आवेश कितने प्रकार का होता है? नंबर 3 पॉइंट हमारा यही है, आवेश 2 प्रकार का होता है। आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? नंबर 1 धनावेश। कौन सा? धनावेश। नंबर 2 ऋणावेश। कौन सा? ऋणावेश। सर धनावेश कब उत्पन्न होता है? तो सुनिए, जब छड़ से इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, अर्थात जब किसी वस्तु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होगी तो धनावेश उत्पन्न होगा, और जब किसी वस्तु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी तो ऋणावेश उत्पन्न होगा। अर्थात धनावेश कब उत्पन्न होता है? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होती है। क्या होती है? सॉरी, इलेक्ट्रॉनों में
कमी होती है और ऋणावेश कब उत्पन्न होता है? जब इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होती है। क्लियर? कोई दिक्कत? समझ में आया? आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। सर धनावेश कब उत्पन्न होगा? जब किसी वस्तु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होगी। और सर ऋणावेश कब उत्पन्न होगा? जब किसी वस्तु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी। ठीक है? एक और आवेश होता है जिसे आप उदासीन कह देते हो। क्या कह देते हो? उदासीन। तो आप नोट डालकर लिखेंगे सर उदासीन क्या होता है? तो जब पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू नेगेटिव चार्ज, अर्थात धनावेश और ऋणावेश दोनों समान हो। किसी वस्तु पर धनावेश और ऋणावेश दोनों समान हो तो वह क्या करते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव को काट देता है, खत्म कर देता है और वहां से उस वस्तु का चार्ज कैसा होता है? उसे हम उदासीन कह देते हैं। कैसी वस्तु कह देते हैं उसे? उदासीन वस्तु। क्लियर? तो हमने बताया तुम्हें क्या धनावेश और ऋणावेश। सर इनकी खोज किसने की थी? किसने बताया था कि आवेश में धनावेश होता है और ऋणावेश होता है? तो सुनिए 1750 की बात है। कब की बात है? सन 1750 ईस्वी। 1750 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका क्या नाम था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने बताया था कि आवेश दो प्रकार के हैं, धनावेश और ऋणावेश, जो एक इलेक्ट्रॉन में कमी के कारण उत्पन्न होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन में वृद्धि के कारण उत्पन्न होता है। क्लियर? तो दिक्कत? ठीक है। आवेश के अगले गुण पर चलते हैं। आवेश का अगली प्रॉपर्टी कौन सी है? आवेश की अगली प्रॉपर्टी है आवेश एक संरक्षित राशि है। कैसी राशि है? संरक्षित राशि है। संरक्षित का मतलब क्या होता है? संरक्षित का मतलब होता है एक एस, मतलब संरक्षण का मतलब क्या होता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता। फिर क्या किया जा सकता है इसके साथ? तो इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। कैसे सर? तो देखो अभी मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल दिखाया था कांच की छड़ का और रेशम के कपड़े का। किसका? कांच की छड़ और रेशम। तो मैंने तुम्हें बताया था कि इनके पास 20-20 इलेक्ट्रॉन थे। इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? इनके पास 20-20 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन घर्षण कराने के बाद कांच के पास इलेक्ट्रॉन रह गए 15 और रेशम के पास इलेक्ट्रॉन हो गए 25। लेकिन जब आप इनके कुल इलेक्ट्रॉनों का योग देखोगे, अर्थात घर्षण से पहले इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 40 इलेक्ट्रॉन। और घर्षण कराने के बाद भी इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 40 इलेक्ट्रॉन। अर्थात मैंने आवेश को केवल रूपांतरित किया, जो कांच की छड़ से रेशम पर पहुंच गया, लेकिन जो कुल आवेश था वो कैसा था? नियत। अर्थात तुम्हें पता है आवेश क्या होता है? एक्चुअली में आवेश इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही होती है। किसी पदार्थ के पास जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसका आवेश उतना ही अधिक होगा। अर्थात मैंने केवल इलेक्ट्रॉनों को परिवर्तित किया, इलेक्ट्रॉन अपने साथ आवेश लेकर के गए और कुल आवेश कैसा रहा? नियत रहा। घर्षण से पहले भी इनके पास 40 इलेक्ट्रॉन थे और घर्षण के बाद भी इनके पास 40 इलेक्ट्रॉन थे। अर्थात मैं आवेश को ना तो उत्पन्न कर पाया ना ही नष्ट कर पाया। मैंने आवेश के साथ क्या किया? मैं आवेश को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर पाया। तो आवेश किसकी? आवेश इलेक्ट्रॉनों की एक संख्या है। आवेश किसकी संख्या है? आवेश इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आवेश एक क्वांटीकृत राशि है।
आवेश कैसी राशि है? आवेश एक क्वांटीकृत राशि है, क्वांटीकृत राशि है। मतलब सर क्वांटीकृत का मतलब क्या है? क्वांटीकरण का मतलब क्या है? क्वांटीकरण का मतलब होता है आवेश को विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब सर जैसे आपको पता है आवेश जो होता है, आवेश वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। ये बात किसने कही थी कि आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है? ये बात कही थी मिल्टन ने। किसने कही थी ये बात? ये बात 1909 में कही थी। कौन सी ईस्वी में कही थी? 1909 में मिल्टन ने कही थी ये बात कि आवेश जो होता है वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मतलब क्या है? टोटल मल्टीप्लाई होगा कंप्लीट मल्टीप्लाई होल नंबर से, इंटीजर से कभी भी आवेश में किसी का मल्टीप्लाई नहीं होगा। इसी गुण को कहते हैं क्वांटीकरण। इस पूर्ण गुणज के गुण को क्या कहते हैं? क्वांटीकरण। मान लेते हैं किसी वस्तु पे जो आवेश है वो Q है। कितना है? Q। और मूल आवेश क्या होता है? मूल आवेश होता है स्मॉल e। अभी बताया मैंने मूल आवेश क्या होता है? स्मॉल e। तो Q बराबर क्या होगा? Q बराबर होता है प्लस माइनस एन ई। अर्थात जो आवेश होता है वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। n क्या है? n है क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या का मतलब 1 2 3 4 डॉट 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 कुछ भी हो सकती है। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्वेश्चन क्या है? एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कैसे पता लगाएंगे आप कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सही तरीका होता है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें कि एक्चुअली में क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। तो दोबारा पढ़ते हैं चलिए। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन? इसका मतलब है क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमने किससे दिखाया था? n से। किससे दिखाया था? स्मॉल n। जो पूछा है उसको लिख करके आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, n इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और एक साइड में लिखेंगे जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। कैसे सर? कि देखिए एक कूलम आवेश का मान कितना दिया हुआ है आपको? एक कूलम। Q बराबर एक कूलम। अब ये तो रिमेंबर पॉइंट है कि मूल आवेश का मान कितना होता है? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। क्लियर? ठीक है सर। हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए जो मिल्टन ने दिया था। क्या था? Q बराबर एन ई। फॉर्मूला क्या था? Q बराबर एन ई। अब यहां से हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? n की। n को सेपरेट कर लो Q अपॉन E। देखिए आप n के पास से E को जब लेफ्ट हैंड साइड में भेजोगे तो Q के अपॉन में आएगी, n इक्वल्स टू Q अपॉन E। वैल्यू पुट अप करो सर। Q की वैल्यू 1, E की वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 19। ये कूलम, ये भी क्या है? कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल। आप नीचे से पॉइंट हटाओगे, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगी। क्या निकल के आया? 10/16। देखिए 10 की घात माइनस के 19। जब आप इसे ऊपर लेकर के जाओगे तो घात किसकी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। तो घात क्या आ गई? 10 की घात प्लस के 19। सर इसे इजी करो, सरल करो। 2 से घटेगा 5 बार, 2 से 8 बार, और 10 की घात 19। सर 5 में 8 का भाग दो, 0.0 50 हो जाएंगे। 6 48, 2 बचेंगे, 16 4 बचे, और 8 गुणा 5 40 गुणा 10 की घात 19।
सर अब क्या होगा, देखो सार्थक अंक कहते हैं कि एक अंक छोड़कर दशमलव लगाया जाता है। तो आप क्या करेंगे, आप दशमलव को एक राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। जब आप दशमलव को एक राइट हैंड साइड लेकर के जाएंगे तो आप पाएंगे कि 10 की घात आपकी जो 19 थी अब वो कितनी हो गई, 18, और आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने निकल के आ गई, 6.25 गुणा 10 की घात 18। तो आज के बाद आप इस बात को याद रखेंगे कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 गुणा 10 की घात 18। क्लियर, कोई दिक्कत? इसी तरह अगर आपसे पूछता है कि वो 5 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप सीधा सीधा इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको फिर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्या करना है, केवल मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। इसके बाद मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं एक धांसू कॉन्सेप्ट, जिसे देखकर आप सभी असमंजस में रह जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। चलिए तो चलते हैं उस धांसू कॉन्सेप्ट की तरफ। वो क्या है, क्या आपको पता है, हमारे जो दैनिक जीवन में जो मूल आवेश का मान होता है ना, वो इतना कम होता है कि हम अपनी रेगुलर लाइफ में उसका अनुभव भी नहीं कर पाते। सर क्या कह रहे हैं आप, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आपको पता है, आपका जो बल्ब होता है, आपका क्या होता है, बल्ब, फिलहाल तो एलईडी बल्ब चल रहे हैं, मुझे भी पता है, मेरे घर पर भी लगे हुए हैं भाई, मुझे पता है फिलहाल एलईडी बल्ब लग रहे हैं। लेकिन जो 100 वाट का बल्ब हुआ करता था, कभी हुआ करता था 100 वाट का, उसका जो तंतु होता था, तंतु जो जलता था, जिसे कहते थे टंगस्टन का बना हुआ है, उसमें से प्रति सेकंड कितने समय में, प्रति सेकंड 3 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 3 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रवेश करते थे और उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से निकल जाते थे। सर क्या कह रहे हो? हाँ भाई सही कह रहा हूं। 3 गुणा 10 की घात 18 का मतलब आपको पता है, 3 पर 18 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितना हो गया? ये तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे भाई साहब ये कितना हो गया, मुझे तो नहीं पता। इतने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में, एक सेकंड का मतलब 100 पल्सेस में इतने इलेक्ट्रॉन टंगस्टन के एक सिरे से प्रवेश कर रहे हैं, दूसरे सिरे से निकल रहे हैं। क्या आप इनका अनुमान लगा सकते हो? आप बल्ब को जलता हुआ देखते हो, आप कहते हो सर ये तो जलता ही रहता है। अरे भाई जितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश किए उतने इलेक्ट्रॉन निकले, और उन इलेक्ट्रॉनों की मात्रा तो देखिए, 3 पर 18 जीरो, 3 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। आ गई बात समझ में? तो आप मुझे ये बात कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि 3 पर जब 18 जीरो बन जाए तो उन्हें शब्दों में कैसे बोलते हैं, शब्दों में कैसे बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ आज हम अपने इस टॉपिक आवेश का समापन करते हैं, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड किया हुआ कंटेंट कैसा लगा, कैसी वीडियो रही। थैंक यू, जय हिंद।